एडीओ एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि जनरल लैंग्वेज से संबंधित है। इसमें इंग्लिश के कुल 30 प्रश्न और हिंदी के 70 प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो और टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, परीक्षा वाटिका, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, इस पर जाइए, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर एक नंबर है, मैं अभी आप बताता हूं उस नंबर के बारे में, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपको यहाँ नंबर दिख रहा होगा 8676934039। इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप कीजिए, वहां पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एडीओ का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, मेगा मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें 40 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसके बारे में भी आप लोग जानकारी ले लेना, ताकि अभी समय है, 60 दिन का लगभग समय मिल गया है। अच्छी तैयारी होगी, अच्छा टेस्ट है। जो बच्चे पहले से ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा कि सुपर 30 में किस तरह का अभ्यास करवाया गया था। आप लोग का क्या लेवल था, कहां तक पहुंच गए थे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहले पार्ट में सभी को पता है 30 प्रश्न अंग्रेजी के करेंगे। चलिए, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। पहला दिया गया है यहाँ पर, इफ यू सन रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर पी क्यू आर दिया गया है, इसको ना एडजस्ट करना है। ये पी वाला पार्ट है, क्यू वाला और आर वाला पार्ट है। कौन सा पहले आएगा, इसको एडजस्ट कीजिए। पहले तो आ जाएगा यू हैव टू, पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे ना, यू हैव टू, उसके बाद एक्सेप्ट स्लेवरी इन सम वे और अदर, तो पहले पार्ट में ये आएगा, और दूसरे में आ जाएगा ये वाला, तीसरे में आ जाएगा ये वाला, यानी आर आएगा पहले, उसके बाद पी आएगा, फिर आएगा क्यू। आर पी क्यू कौन सा भाई, ये हो जाएगा विकल्प डी इसका सही जवाब। आसानी सब बन गया। अब ना कंप्रिहेंशन कहा जा रहा है, यहाँ पर कंप्रिहेंशन पढ़ना है, लेकिन जिनको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ ले लो जाकर के फटाक से सारे लोग, और पीडीएफ मिल जाएगा ना आपको, ना आसानी होगा। मैं ऐसे रीड कर लेता हूं। द फाउंडर ऑफ द भूदान यंग और द लैंड गिफ्ट्स मिशन वाज आचार्य विनोबा भावे, a close associate and follower of Mahatma Gandhi, MG. ठीक, this movement, which was one of the greatest land reform movements in independent India, was started in the year 1951, Pochampalli, Telangana. In the spring of 1951, there was a meeting of rural workers in Hyderabad. Since Vinoba Bhave never used money, he decided to walk to this meeting, which was some 300 miles away from where he lived. On the way, in every village through which he passed, he came face to face with the misery of the poor landless farmers. He realized that he should leave no stone unturned in his mission to seek justice and land for his poor countrymen. When he reached Hyderabad, he went straight to a village, and in one of the prayer meetings he appealed to the landlords. He said, if you had 5 sons and 6 were born to you, wouldn't you give him a portion of your estate? Treat me as your 6th son and give me 1/6 of your land for redistribution to the poor. His word struck a chord among the landlords. Land was voluntarily donated, and within the 2 months that he spent in Hyderabad, Vinoba received nearly 12,000 acres in trust for the landless. Encouraged by this success, he traveled across India to convince the wealthy landlords to share a small area of their land with their poor landless neighbors. By 1969, the Bhudan movement had collected over 4 million acres of the land for redistribution. ये पूरा हमारा पैसेज था, इसको हमने पढ़ लिया। अब इसी बेसिस पर ना आगे क्वेश्चन दिए होंगे। चलिए, पहला प्रश्न तो ये था, उसके बाद दूसरे प्रश्न जो होगा ये दिया गया होगा, इस पैसेज के बेसिस पर करना है। प्रश्न है यहाँ पर, व्हेन एंड वेयर वाज द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड। आसानी से, पोचमपल्ली, तेलंगाना, 1951। करेक्ट आंसर विकल्प बी। हाउ डिड विनोबा मेक एन अपील टू द लैंडलॉर्ड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ही आस्क्ड देम टू कंसीडर हिम एज देयर 6th son and give him 1/6 ऑफ देयर लैंड। अभी पढ़े ना, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ ले लो, ताकि आप लोगों को आसानी होगा। सामने पीडीएफ रहेगा, निकलवा लोगे प्रिंट आउट तो आसान होगा।
क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाउ कैन इट बी सेड दैट विनोबा भावे मूवमेंट वाज सक्सेसफुल? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय 1969 he had collected 4 million acre of the redistribution। फिर से पैसेज के आधार पर कहा जा रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अ मूवमेंट वाज द भूदान यंग? ये किस टाइप का आंदोलन था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट वाज अ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। टू लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स, दैट मीन्स टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव अ गुड रिजल्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न देखिए यहां पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड दिया गया है रैंसिड, इसका ना एंटोनिम यानी विलोम पूछा जा रहा है। इसका हो जाएगा रैंसिड, मतलब क्या होता है? मतलब होता है बासी। बासी जो भोजन जिस तरह से होता है ना, बासी भोजन, रात का भोजन सुबह या फिर सुबह वाला शाम। इसका जो हो जाएगा फ्रेश, फ्रेश मतलब होता है ताजा। विकल्प ए हो जाएगा। जो स्टेल, इसका ना अगर सिनोनिम्स पूछा जाए तो बासी का सिनोनिम हो जाएगा स्टेल हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है? रोटेन हो सकता है, रोटेन। और फ्रेश इसका ये हो जाएगा, फ्रेश कह लो, न्यूली कह लो, ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेरल मतलब सभी को पता है झगड़ा, इसका बताइए क्या होगा? तो इसका होगा हार्मनी, हार्मनी हो जाएगा। क्वेरल मतलब क्या होता है? झगड़ा होता है। अगर इसका सिनोनिम्स पूछ दिया जाए, क्या सिनोनिम्स पूछ दिया जाए तो क्वेरल का फाइट, फाइट मतलब भी होता है ना झगड़ा, मारपीट। कॉम्बैट, जो नया बैच स्टार्ट हुआ ना उसमें 10-10 वर्ड करके डेली आज से जाना स्टार्ट हो गया है। नए बैच में जो मेगा मॉक टेस्ट शुरू हुआ है हम लोग का, वहां पर आपको डेली 10 वर्ड मिलेगा यहाँ से, अभी से लेकर के 2 महीने जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। फ्यूड हो जाएगा, बायस हो जाएगा, इसका क्वेरल का ये सिनोनिम्स हो जाएगा। इस तरह के रहेंगे वर्ड, जैसे क्वेरल है, क्वेरल का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसका अर्थ क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, या फिर इसका प्रोनाउन क्या होगा, इस टाइप के सारे वहां पर बना दिए जाते हैं। 10 वर्ड का डेली मिलेगा, डेली 10 वर्ड आप लोग डाइजेस्ट कर सकते हो आसानी से। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका ओपेक का पूछा जा रहा है, किसका? ओपेक, इसका पूछा जा रहा है क्या? एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा क्लियर। ओपेक मतलब क्या होता है बताओ सारे? ओपेक मतलब होता है धुंधला, धुंधला। इस टाइप के वर्ड ना रोज डेली मिलेंगे। अभी आपको एक चीज लग रहा होगा कि ये सारा कैसे ज्वाइन करना है, अभी मैं बताता हूं आप सभी को। इसका होता है फ्रॉस्टली, क्या हो जाएगा? हैजी हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर ये पूछा जा रहा है एंटोनिम तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा? फ्रॉस्टली हो जाएगा, हैजी हो जाएगा और डिस्क्योर हो जाएगा, ठीक है, ऑब्सक्योर हो जाएगा। इस टाइप के बनते हैं प्रश्न, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है, मेगा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करना मैं भी आपको बताता हूं। बीपीएससी एडीओ 2026 मेगा मॉक टेस्ट में 40 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें पहले पेपर से 10 और दूसरे और तीसरे पेपर से 15-15 टेस्ट होंगे, यानी टोटल 40 टेस्ट होगा। इसके सिवा क्या मिलेगा जिससे आपका प्रिपरेशन जो होगा बूस्ट होगा, वो भी बताते हैं आप लोग को। चूंकि आप लोग का एग्जाम बढ़ गया है, डेट बढ़ा दिया गया, अनुमान है मार्च में ही एग्जाम होगा, लगभग 60 दिन का समय मिला है। डेली बेस्ड आप लोग को 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, डेली डिस्कशन भी होगा, मैं डिस्कशन भी करवाता हूं। 9 से 9:30 तक आपका टेस्ट होगा रात में, और 9:30 से 10 तक आपका डिस्कशन होगा। वॉइस चैट के माध्यम से आप हमसे सवाल कर सकते हैं, जिस तरह के भी क्वेश्चन आपके मन में हो, या फिर जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं क्वेश्चन कैसे क्रिएट करोगे आप लोग एग्जाम के लिए। आप कितना भी क्वेश्चन कर लोगे, समंदर जैसा सिलेबस होता है, कितना भी प्रयास कर लो, एग्जाम में उस टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप लोग वहां पर सीधे ब्लैंक हो जाओगे। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना सिखाएंगे। कोई भी टीचर कितना भी प्रयास कर ले, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर एग्जाम में, तो बच्चा ब्लैंक होके आ जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे आप लोग को। डेली डिस्कशन होता है आधे घंटे का, और आधे घंटे आपका टेस्ट होते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये भी नहीं समंदर जैसा सिलेबस उठा करके दे दिए पढ़ो, नहीं, छांट छांट के जहां से इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में पूछा जाता है उतना ही आपको करवाएंगे। क्योंकि इसमें ना मेंस वाली कोई प्रॉब्लम है नहीं कि मेंस लिखना जाकर के एक एग्जाम क्रैक करो आप ऑफिसर एडीओ बन जाओगे। मेंटरशिप सुविधा उपलब्ध है, कभी भी मेंटर से आप चैट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। करंट अफेयर्स का अलग से सेशन होगा, जिन बच्चों का मैथ रीजनिंग कमजोर है उनके लिए अलग से सेशन रखा गया, ठीक है। 249 का
इसका प्राइस है, आज तक लास्ट ऑफर है इसका, ठीक है, 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहां पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द चिल्ड्रंस सीरीज डैश रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एज, ब्लैंक स्थान पर एज भराएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आवर सैलरीज डैश इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। यहां पर क्या हो जाएगा, इस खाली स्थान पर हैव भराएगा, हैव इंक्रीज्ड। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. इस टाइप के प्रश्न बहुत कर चुके हैं किरण पब्लिकेशन में। Your eldest sister, ये पहला पार्ट है, दूसरा है lives in, तीसरा है a big city, चौथा है does she। तो यहाँ पर जो एरर वाला पार्ट है ये हो जाएगा does she, यहाँ पर doesn't she होना चाहिए, ये does she वाला पार्ट जो है ना एरर है, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर सही होता अगर जो, तो ये वाला पार्ट बनता doesn't she, ठीक है, क्या बनता डजंट सी होता, तब ये सही होता। अगला देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, फिर से ग्रामेटिकल एरर। देखिए यहां पर अभी जो किया था, पहला वन ऑफ दीज बॉक्सेस है, तीसरा है द पोर्ट्रेट, चौथा है ऑफ द हीरोइस। यहां पर जो एरर होगा बॉक्सेस हैव हो जाएगा, विकल्प डी वाला होगा। यहां पर ना ही शुड बी यूज्ड एज प्लेस ऑफ हैव, ठीक है, यहां पर ना क्या होगा, हैज शुड का यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू, फिर से ग्रामेटिकल एरर, ज्यादा नहीं पढ़ना। पहला अ पैक ऑफ वोल्व्स वो चेसिंग द डियर इन, तीसरा पार्ट इन द फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर साफ दिख गया, वो चेसिंग, यहाँ पर ये वाला गलत दिया गया, यहाँ पर ना वाज का यूज होना चाहिए, ठीक है, वाज का यूज होना चाहिए, ना कि वर्ड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, if there is no error choose no error। ये है neither I nor my friends are going to walk down the street। यहाँ पर राइट आंसर होगा friends are going to walk, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ना to walk जो है ना, टू प्लस क्या होगा, वर्ब वन का यूज होगा, वर्ब वन क्या होगा, is का यहाँ पर यूज होना चाहिए, are का नहीं होगा। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, फिर से क्या कह रहा है, ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। आसान सा प्रश्न है, आसान सा जवाब, स्टेशन व्हेन यहां पर जो है एरर हो जाएगा। दैट शुड बी द करेक्ट कंजक्शन पेयर, दैट इज स्टेशन व्हेन। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट ऑर्डर, यहां पर क्या है, एवरीवन शुड, यहां पर क्या होगा, पी क्यू आर, जैसा कि पहला प्रश्न हम लोगों ने किया था, इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट कीजिए, क्या होगा, पहले स्थान पर आएगा कमांड द सेम, पहले तो देखेंगे ना सब्जेक्ट, कमांड द सेम पहला पार्ट तो ये बनेगा भाई, दूसरा बनेगा रेस्पेक्ट योर एंजॉय, तीसरे पार्ट में ये आएगा, तो क्या हो गया, क्यू आर और पी, क्यू आर पी हो गया, विकल्प बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर कौन सा है ऑर्डर सही होगा, तो आई सॉ अ सीड, पहला तो ये हो गया, आई सॉ द सैपलिंग, ना ये वाला नहीं होगा, दूसरे स्थान पर ये नहीं होगा, आई सॉ द स्प्राउट, ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा, आई सॉ द प्लांट्स, ये वाला नहीं होगा, इस स्थान पर आएगा तीसरा, और ये आएगा चौथे स्थान पर। क्या हो गया, ए सी बी और डी, ए सी बी और डी हो गया, विकल्प डी सही जवाब। सेम टू सेम ग्रामेटिकल एरर कह रहा है पहचानने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा होगा, राधिका कैन बॉल फास्टली, विकल्प बी वाला यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर, यहाँ जो फास्टली इज नॉट वर्ड इन इंग्लिश, ओके, फास्टली यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है। अगला देखिए, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से उसी तरह का प्रश्न, आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडिया टीम इन ईयर 2020। इन द ईयर नॉट इज इन अ ईयर, ओके, इन अ ईयर नॉट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन द ईयर, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर गलत है, इन अ ईयर 2020 यही वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहीं तो ग्रामेटिकल एरर आ रहा है ना, अ नहीं द का यूज होना चाहिए, द का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। दे सेलिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, यहाँ पर जो अंडरलाइन है सेलिंग पोस्टेज स्टैम्प्स एट द कॉर्नर स्टोर, यहाँ पर बताइए कौन सा यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है, ग्रामेटिकली स्पेल्ड है, यहाँ पर गलत है कुछ नहीं, यहाँ पर ना कोई भी रिक्वायर्ड ही नहीं है, नो इंप्रूवमेंट, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, द गिवन सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ओपिनियन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड।
जिस तरह से अभी ऊपर वाला प्रश्न किए। क्या है, मैनी, यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट है, अ मैन हैज संबल्ड, यहाँ पर ना जो अंडरलाइंड है सिर्फ और सिर्फ अ मैन हैज है, और आगे है संबल्ड टू हिज टेम्पटेशंस। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जरूरी है तो यहाँ पर ना डजंट सी का यूज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो यूज होगा किस चीज का, कोई इंप्रूवमेंट का यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं था। ऊपर भी यही कह रहा था ना, या फिर कुछ अलग था, एक बार फिर से इसको चेक कर लिया जाए। ग्रामेटिकली करेक्ट, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मेरे से भूल हो गई यहाँ पर। यहाँ कह रहा है सेलिंग पोस्टेज स्टाम्प्स, यहाँ पर ना ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसका यूज होना चाहिए सेल पोस्टेज स्टाम्प्स, ठीक है। विकल्प 20 का सही जवाब होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, इसी तरह से होता है गलती एग्जाम में भी थोड़ा बहुत। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। राधिका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच, डज सी, यहाँ पर क्या जरूरत है, तो डजंट सी का यूज होना चाहिए, यहाँ पर विकल्प सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, select the most appropriate option to substitute the underlined segment if there is no need to substitute it, select no improvement। यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है, बुलबुल इज ऑनेस्ट गर्ल बट शी इज ऑल्सो वेरी रूड। यहाँ पर बताइए अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पर ना जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, बुलबुल इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक। यहाँ पर ना जो आर्टिकल का यूज होगा, एन आर्टिकल का यूज होना चाहिए, तब जाकर के सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से कह रहा है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आई डोंट नो व्हाई पीडी सर इज सो सेक्रेटली, ये वाला पार्ट ना अंडरलाइंड है, बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इज सो सेक्रेट, ठीक है, ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इस तरह के प्रश्न बनेंगे और 10 जो वर्ड डेली भेजा जा रहा है ग्रुप पे मेगा मॉक टेस्ट में, उसमें ना यही सारा चीज आपको ना कवर कराना है, और आप लोग कवर कर लोगे जब, तो एग्जाम में दिक्कतें नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट वर्ड ही भेजा जा रहा है सारा। यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट जो है यहाँ पर गलत है, एक्सेप्ट वाला विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ये वाला जो है रॉन्गली एक्सेप्ट है, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं होता है, ये होता है एक्सेप्ट, ओके। दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट वर्ड। अब अगला कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, तो एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन कौन सा वाला, एक्सेप्शन सी वाला, ये वाला यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारा ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये पूरा दिया गया है, 50 पीपल हैव बीन टॉक्ड इनटू पुलिस कस्टडी। बताइए इसका ना करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ जो दिख रहा है 50 पीपल हैव बीन टेकन इनटू पुलिस कस्टडी, ऑल स्पेलिंग्स आर करेक्ट, फर्स्ट पुलिस कस्टडी, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी, ठीक है, 50 कस्टडी एंड पुलिस ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इस खाली स्थान पे क्या आएगा, व्हाट अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इट वाज। यहां पर होगा ना किस चीज का, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यानी ओ का यूज होगा। नेक्स्ट है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ blank to be filled with an appropriate option, choose the correct alternatives। Farms are increasingly turning to automation for dash regions। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैनी। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा जवाब। अब दूसरे पार्ट में आएंगे। 30 प्रश्न तो हमारा अंग्रेजी का हो गया, 30 प्रश्न। अब ये बताना, इसमें तो 9 प्रश्न ही आपको सही करने हैं ना। अब ये कमेंट करना ई लिख करके इंग्लिश में आपके कितने सही हुए टोटल। जैसे टोटल क्वेश्चन कितना होता है, 100 होता है, इस तरह से लिखना। इंग्लिश में आपके कितने सही हुए, फिर अब हिंदी के 70 होंगे ना, उसमें कितने सही हुए, इस तरह का ना बना करके आप लोग कमेंट करना कितने सही हुए। अंत में, वीडियो के अंत में आपको ये कमेंट करना है। अब 70 प्रश्न हिंदी के करेंगे। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। नहीं को कोट करना है यहाँ पर। बताइए कि बुंदेली यहाँ पर नहीं होगा। बुंदेली जो है ना बिहार की उपभाषा की बोली नहीं, बल्कि ये कि पश्चिमी हिंदी की उपभाषा यानी उत्तर प्रदेश के साइड में बोला जाता है। बिहार में ना भोजपुरी हो गया, मगही, मैथिली, मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत ये बिहारी उपभाषा की बोलियां होती है, ठीक है। और उपभाषा जो होता है ना पश्चिमी हिंदी में आएगा कौरवी, जो खड़ी बोली होती है, हड़िया होगा। दक्षिणी ब्रजभाषा जो ब्रजभाषियों के लिए होता है
बुंदेली हो गया, ये सब पश्चिमी हिंदी की भाषा है। और दूसरा होता है राजस्थानी हिंदी, जो मारवाड़ी, जयपुरी, दुढ़ांडी वाला होता है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली हिंदी होता है। और पूर्वी हिंदी की बात करें जो अवधी होता है, अवधी जो भगवान राम के तरफ होता है, अयोध्या हो गया, उधर प्रतापगढ़ साइड, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब ना पूर्वी भाषा हो गया। और बिहारी हिंदी में मैंने बताया अभी आपको, भोजपुरी होगा, मगही होगा और मैथिली का यूज होता है। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे, विकल्प डी होगा। अल्प प्राण मतलब जिन ध्वनि के उच्चारण के मुख में कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलते हैं उसको अल्प प्राण कहते हैं। और इस आधार पर जो होता है सभी स्वर और प्रत्येक वर्ग जो व्यंजन होता है, व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। जैसे मान लो यर लव होता है, ये वर्ण अल्प प्राण होगा। ठीक है, इनमें से कौन ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कय। ठीक है, ये वाला। अगला देखिए, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? अमीरी, अमीरी भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि शेष विकल्प जो दिया गया है ना, अमीर दिया गया है, गरीब और भिक्षुक, ये सब ना जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा है। 35वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा उसके, विकल्प बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम सही विकल्प होगा, क्योंकि पुरुषों खास करके वक्ता श्रोता के नाम के बदले आने वाला शब्द जो होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और यहाँ जो प्रयोग किया गया है तो सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये होते हैं क्या सर्वनाम के 6 भेद। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे? यहाँ पुरुषवाचक पूछा जा रहा है, तो भाई ये 3 प्रकार के होगा। कौन कौन सा? तो पहला तो होगा उत्तम पुरुष, क्या उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो होगा उसके होगा। डाटा क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी एग्जाम में आप लोग क्लियरली टिक कर पाओगे। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। तो उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, ये वाला होगा विकल्प सी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां से हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, स्थानवाचक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? नहीं को कोड कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर क्या है? वाक्य शीला गाना गा रही है, इसका विधेय पहचानना है। तो ये शीला गाना गा रही है, इसमें ना विधेय जो होगा गाना गा रही है और उद्देश्य क्या है? शीला गा रही है, तो कौन सा होगा? गाना गा रही है, इसका विधेय हो जाएगा विकल्प डी सही जवाब। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। यहाँ पर क्या है? योग करके वह टहलने जाएगी, इसका बताना क्रिया के भेद के आधार पर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगा, विकल्प बी सही जवाब होगा। मतलब कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करेगा और उसी क्षण दूसरी क्रिया को प्रवृत्त करता है, तब पहली क्रिया जो होती है पूर्वकालिक क्रिया कराती है। ठीक है, तो एक पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पूछा जा रहा था। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए आसान सा जवाब। शराब, बाकी सारे जो है पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछा जा रहा है? तो खटमल हो जाएगा भाई, ये सारे स्त्रीलिंग है। निम्न वाक्य में किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने कहा, आसान सा, ये सारा बहुवचन का यूज हुआ है। ठीक है, कविता का बहुवचन क्या होगा? तो कविताएं, आसान सा प्रश्न, आसान जवाब दीजिए। ये सारे गलत दिए गए हैं, कविताएं ये होगा विकल्प बी वाला सही। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? बताइए वचन हिंदी भाषा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। 7 वचन वाला ना बोलना, विवाह वाला, ये 2 वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, ये बहू, घर की बहू नहीं। ठीक है, ये कौन सा बहुवचन? मतलब एक से अधिक वाला, जहां पर संख्या का बोध हो। अगला देखिए, शयन में संधि है। शयन में कौन सी संधि? आदि स्वर संधि, विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। यहां दिया गया संलग्न, संलग्न का संधि विच्छेद हो जाएगा समजोर लग्न, यानी कि विकल्प डी सही जवाब हो गया इसका। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जगन्नाथ का, जगन्नाथ क्या होगा? जगत प्लस नाथ, विकल्प डी हो जाएगा। और ये ना व्यंजन जो होता है स्वर और व्यंजन के मेल से बनेगा, जिसको ना व्यंजन संधि कहेंगे। ये ना व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है जगन्नाथ। इति प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है? देखिए पूछ दिया ना कौन सी संधि है, तो
तो ये ना अड़ियण संधि होगा। कौन सा? यण संधि का उदाहरण होगा इति प्लस आदि। ठीक है, अगला देखिए, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं, इसको कहा जाता है विग्रह। विग्रह विकल्प बी। और ये जो है ना संधि वगैरह कौन सी संधि है पूरा डिटेल्स में जो करवाया गया किरण पब्लिकेशन का 9 वीडियो जो हुआ है, ये 9 वीडियो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत पुराना वीडियो नहीं है, बस 2 महीने पहले अपलोड हुआ था, वो वीडियो जाकर देखिए। 9 वीडियो देख लोगे ना तो हिंदी पूरा क्लियर हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा और 9 वीडियो में पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा जितना भी हिंदी ग्रामर का है। अगला है जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? इसमें ना कौन सा समास होगा जेब कतरा में? कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो कर्म तत्पुरुष कौन सा होगा? विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा इसका। यथाविधि में समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। आसान सा प्रश्न, आसान जवाब। महात्मा शब्द में समास, तो महात्मा कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास के पूर्व और उत्तर में पद में क्या होगा? विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध, याद है ना? तो कौन सा होगा? कर्मधारय समास, विकल्प सी। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछ दिया, बताइए। इसमें अन प्रत्यय है, चर प्लस अन प्लस ये अन, विकल्प डी राइट आंसर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं को कोड कीजिए, बताइए। यह हो जाएगा कुख्यात, विकल्प बी। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? प्रति प्लस उत्पन्न, तो प्रति हो जाएगा यहां पर उपसर्ग। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परा, परा उपसर्ग, आसान सब जवाब। चाय आगत शब्द है, चाय कौन सा आगत शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चीनी हो जाएगा, चाय का, विकल्प बी हो जाएगा। जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आता है ना उसको विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, जो विदेशी से आता है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा होगा? तो पंख हो जाएगा, विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द इसमें से हो जाएगा खिड़की, खिड़की विकल्प ए। अजीर शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आंगन। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा होगा? तो नियत इसका पर्यायवाची नहीं होगा। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो अपर्णा, अर्पणा हो जाएगा। ठीक है, अर्पणा, ये पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। पार्वती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गिरिजा हो जाएगा, शैलजा, शिवानी, ये सब हो जाएगा, भवानी हो जाएगा। अपर्णा का अर्थ होता है आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची इसमें से अर्क हो जाएगा, आसान, विकल्प सी। ठीक है, और दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, ये सभी भी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द सुनिए, तुरंग वाला ना कई बार आया है, इसको ध्यान देना आप लोग। तुरंग का द्विज लिख लीजिए। ठीक है, द्विज नहीं, वाजी होगा, वाजी, वाजी। ठीक है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पक्षी का द्विज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है इसमें, बताइए। अनुत्तर, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है? ये है दाता, दाता का विलोम पूछा जा रहा है, ये क्या होगा? दाता का विलोम, दाता का हो जाएगा याचक, विकल्प डी हो जाएगा याचक। अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए शब्द में से कौन सा होगा? दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? किसका? अतिवृष्टि का पूछा जा रहा है। अतिवृष्टि का क्या होगा? तो भाई इसका राइट आंसर होगा अनावृष्टि हो जाएगा, पहला ही विकल्प करेक्ट आंसर है। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का वाचाल। ठीक है, मूक मतलब होता है जो गूंगा हो, और वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। अगला देखिए, अज्ञ का विलोम शब्द, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ हो जाएगा, आसान, विकल्प ए। नीचे दिए गए वाक्य को सही वाक्य भेद पहचानी। वाक्य है, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। ये कौन सा वाक्य होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा मिश्र वाक्य, विकल्प सी हो जाएगा। ये ना मिश्र वाक्य, क्योंकि जब यह 2 सरल वाक्य से मिलकर बना है, दूसरा सरल वाक्य जो है पहले पर आश्रित है। मिश्र वाक्य मतलब जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसको ना मिश्र वाक्य कहा जाता है। अगला देखिए, निम्न वाक्य विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है जो है विकल्प बी वाला, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। मतलब जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होगा उसको कहा जाता है संयुक्त वाक्य। अगला देखिए, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, विकल्प बी यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, ये परिशिष्ट हो जाएगा, विकल्प डी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? फिर से अशुद्ध पूछा गया, दाई हो जाएगा, विकल्प ए, दाई, ये अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? करेक्ट पूछा जा रहा है, ये ज्योत्सना हो जाएगा,
ज्योत्सना कौन सा वाला? विकल्प बी वाला होगा, ठीक है। और हिंदी भाषा की वर्तनी की दृष्टि से ये ज्योत्सना ही शुद्ध, सबसे शुद्ध होगा। और इसका ना अर्थ होता है चांदनी। इसका अर्थ क्या होता है? चांदनी होता है। चांदनी ना इसी तरह से लिखा था, ये वाला चांदनी कभी भी आए ना तो गलत हो जाएगा भाई, ये वाला लगाना टिक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा कुमुदनी। कुमुदनी कौन सा वाला? कुमुदनी, विकल्प सी वाला। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और मानक शब्द रूप कौन सा होगा? संन्यास। संन्यास कौन सा वाला? तो ये वाला संन्यास, विकल्प ए वाला। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा कुशांगी। क्या कुशांगी होगा या कृशांगी होगा? कृशांगी होगा, कुशांगी नहीं कृशांगी होगा ये, क्योंकि ना यहाँ जो अलग अलग शब्द दिए गए, कृशांगिनी दिया गया है, ये सारे ना गलत दिए गए हैं, अशुद्ध हैं। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मैं सादर नमस्कार करता हूं, आसान सा, विकल्प डी टिक लगा लीजिए। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? क्या शक्ति की उपासना करने वाले को? यहाँ पर विकल्प दिया गया, इस शाक्त कहा जाता है। शाक्त विकल्प सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। शैव मतलब शिव की उपासना करने वाला शैव होगा। वैष्णव विष्णु की उपासना करने वाला। नाथपंथी जो होगा, नाथ यानी गोरखनाथ संप्रदाय की जो पूजा करता है, गोरखनाथ संप्रदाय की, ये होता है नाथपंथी। जैसे कि नाथपंथी अभी यूपी के सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ये नाथ संप्रदाय से हैं, गोरखनाथ की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, इसको कहा जाता है अन्योदर, ठीक है, अन्योदर। अगला देखिए, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इसका होगा जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, ये इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। पौबारा होना, ये तो बचपन से करते आ रहे हो, मजे में रहना, एकदम मजे में मौज में रहना, विकल्प डी। फूक फूक कर कदम रखना, फूक फूक कर कदम रखना मतलब क्या होगा? तो सोच समझकर या सोच विचार करके काम करना, विकल्प डी। मुंह की खाना, बता दो क्या होगा? लगाऊं टिक या लगा लोगे? बुरी तरह हारना। उधर गरजती सिंधु लहड़ियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, इसमें कौन सा रस है? इसमें ना भयानक होगा, भयानक रस होगा, विकल्प डी। ये भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। और किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने अथवा उससे संबंधित वर्णन करने में जो व्याकुलता जागृत होगी, उसी को ना भयानक रग या रस कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत, में कौन सा रस निहित है? इसमें होगा वात्सल्य, विकल्प बी, आराम से टिक कर लीजिए। ये ना वात्सल्य या स्नेह स्थायी भाव होता है जो उद्दीपन है, और किलकना जो है अनुभव, रोमांचित होना, और मुख चूमना संचारी भाव, ठीक है। हर्ष चपलता जो है उत्सुकता का भाव होगा। अगला देखिए, अखिल भुवन चर अचर जग, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु, निम्न पंक्तियों में निहित रस है। इसमें रस होगा कौन सा? इसमें भाई अद्भुत रस होगा, विकल्प ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु, ये पंक्ति है ना अद्भुत रस होगा, जहां माता यशोदा ना श्री कृष्ण के बाल रूप में मुख में संपूर्ण सृष्टि यानी चर अचर का दर्शन करने के कारण ये वर्णन करते हैं, ठीक है। और अद्भुत रस होता है जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक जो होता है ना वस्तु को देख करके जो विस्मय आश्चर्य वाला भाव उत्पन्न होता है, तो अद्भुत रस वहीं पर होगा। और इसका अस्थायी भाव जो होता है ना आश्चर्य होता है। क्या होता है? अस्थायी भाव जब भी आएगा तो इसका आश्चर्य का अस्थायी भाव बनता है। और भरत मुनि ने वीर रस में अद्भुत की उत्पत्ति बताई है, और इसका वर्ण जो होता है पीला होता है। इसका अद्भुत रस का वर्ण क्या होगा? पीला यानी येलो होगा। और देवता का यूज होता है इसमें, अद्भुत रस में ब्रह्म देवता का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 माना है, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नाट्य शास्त्र है ना, भरत मुनि की ग्रंथ की रचना है नाट्य शास्त्र, तो इसमें ना संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है भरत मुनि को भी। इनका समय ना द्वितीय शती का है, जो शांत रस के प्रतिष्ठापक, और उद्भट वात्सल्य रस के विश्वनाथ, और भक्ति रस के रूप गोस्वामी, और प्रयाण रस के प्रतिष्ठापक कौन है? रुद्रट हैं। क्लियर। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार? देखिए अलंकार का क्वेश्चन आ गया, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा भाई, विकल्प ए होगा। जो उपमेय होता है ना प्रस्तुत इसमें जो दिया गया, और कल्पित उपमान होता है जो कि प्रस्तुत भावना को इसी को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उपमेय को प्रबल रूप से कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं,
और इसके बोधक शब्द जो होंगे कौन कौन से होंगे, इसके बोध कराने वाले से मनु हो गया, जानो हो गया, जानू नहीं कहना, जानो, ठीक है, जनु हो गया, जनु, और मनु हो गया तो मानो भी लिख लो और मनो भी लिख लो, जैसे मनोकामना, ठीक है, ये सारा होगा। जैसे कि मान लीजिए फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यानी कास के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे यानी उपमान की संभावित कल्पना की गई है। इस तरह का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है, ये इसमें यमक अलंकार होगा, विकल्प डी वाला करेक्ट आंसर होगा, यमक अलंकार। जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होगी तो यमक अलंकार होगा, ठीक है। इसमें क्या फेर का देखिए, फेर फेर यहाँ पर फेर रहा है, मन का, एक मन का मतलब क्या होगा, ये मन का मतलब मन का, अंतर के मन का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, एक मतलब होता है मन का मतलब हृदय का, मतलब अपने अंदर की आवाज यानी हृदय के बात होगा। एक मन का होता है मतलब मोती की माला, मोती की माला मतलब मन का, ठीक है, एक से अधिक बार हुआ। अगला देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है बताइए। इसमें जो यूज हुआ ना अलंकार, ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अभी बताया ना मैंने, क्या होता है, जैसे कि संभावना बताया जाए, कल्पना की बात कही जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि मनु, मनहु, मानो, जनु, जनहु, अभी बताए थे ना ऊपर। निम्नलिखित वाक्यों में अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य होगा, तो राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, ये वाला सही हो जाएगा, विकल्प सी। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है बताइए। मैंने पत्र लिखा तो ये कर्ता ने कर्म को, किसी को तो लिखा गया होगा भाई, तो ये कौन सा होगा, कर्म कारक होगा, विकल्प सी वाला राइट आंसर होगा। जब क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न किया जाए तो कुछ उत्तर प्राप्त होता, तो ऐसे को कर्म कारक कहा जाता है। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को, कर्ता ने कर्म को। तो ये तो किसी को पत्र लिखा होगा भाई, मान चलो मैंने पत्र लिखा, तो किसको लिखा, तो को का संदर्भ होता है, तो कर्ता ने कर्म को। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है, तो सुनहरा, विकल्प ए राइट आंसर होगा। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग ना संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ किया जाता है, जबकि धातु या क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय का यूज होता है। कौन सा, कृदंत प्रत्यय का। अगला क्वेश्चन देखिए, अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है। अचार शब्द जो होगा पुर्तगाली भाषा से आया है, विकल्प बी ए का इसका करेक्ट आंसर होगा, पुर्तगाली भाषा से आया है। और पुर्तगाली भाषा के अन्य वर्ड अगर ले लिया जाए तो ना लिखा देता हूं कुछ कुछ वर्ड, जैसे कि तंबाकू हो गया, ठीक है, तंबाकू हो गया, अनानास हो जाएगा, अनानास या अनानास लिख लो, कुछ भी हो। आलपीन, जो घर के आलपीन महिलाएं यूज करती है, लड़कियों, ठीक है। आलमारी, आलमारी, ये सब पुर्तगाली शब्द है। काजू हो गया, किरानी, और क्या क्या हो सकता है, गमला जो इंपॉर्टेंट है। घर की बात करें तो परात, जो घर में परात होता है। रंगदारों आप लोग के लिए पिस्तौल, पपीता हो जाएगा, और ठीक है मैंने पपीता लिख दिया, चलिए अब हो गया पपीता। कमीज पहनते हैं आपके पिताजी या आप लोग भी, कमीज होगा। और जहां रहते हो आप लोग स्टूडेंट, कमरा, ठीक, बाल्टी, और कमरा लेकर रहते हो तो ताला भी तो लगाते होगे, चाबी हो गया। रहते हो बाहर, सब्जी बनाते हो, गोभी, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस्पात, ठीक है, इस्ताप नहीं इस्पात होगा, इस्पात, ये सभी पुर्तगाली शब्द के उदाहरण। अंग्रेजी, फ्रेंच, डच देख लेना कौन कौन से होंगे। अंग्रेजी से कोर्ट हो गया, डॉक्टर, नर्स, पेंसिल, स्कूल, कॉलेज, ये सब अंग्रेजी शब्द है। डच शब्द हो जाएगा तुरूप हो जाएगा, डच में ना लिख देता हूं, देख तो शब्द तुरूप हो गया, बम हो गया, ये सब ना डच वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है। अथ शब्द, इसका विलोम पूछा जा रहा है। अथ शब्द मतलब होता है इति, क्या होता है, इति। अगला है स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा। स्वजाति का विलोम होगा विजाति, क्या होगा, विजाति, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुल 100 प्रश्न कर लिए, 30 अंग्रेजी के थे और 70 हिंदी के थे। अब बताइए इंग्लिश में कितने सही हुए आपके और हिंदी में कितने सही हुए। टोटल 100 प्रश्न था ना, टोटल 100 प्रश्न, इसमें से इंग्लिश में कितने सही हुए आपके और हिंदी में कितने सही हुए, कमेंट करना सारे लोग, ठीक है। जो भी देख रहे हो वीडियो सारे लोग कमेंट करना, और जिनको मेगा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है चाहे करके आप लोग मेगा मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 8676
934039। इस नंबर पर जाइए, कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए अभी जा करके। बहुत बहुत धन्यवाद।